हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मेरा नाम है विशाल कुमार। मैं आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल जेडेक्स मैथ पर। आज हमारा लेक्चर होने वाला है ऑल एग्जांपल्स पर। 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ की बुक का थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये जो आप लेक्चर देख रहे हो ये प्लेलिस्ट का पार्ट है जिसका नाम है 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इस प्लेलिस्ट में इस लेक्चर से पहले मैं 4 लेक्चर और अपलोड कर चुका हूं। मेरा जो पहला लेक्चर था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें मैंने आपको बताया था मैथ में ब्रांच होती है अलजेब्रा, जिसके दो पिलर्स होते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल। मैंने आपको उसके बाद बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, फिर बताया था अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, फिर लीनियर इक्वेशन क्या होती है, फिर मैंने आपको बताया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में a1 b1 c1 a2 b2 c2 कैसे फाइंड आउट करोगे। फिर आपको बताया था अगर ये रेशियो बराबर है या बराबर नहीं है तो इनसे हम क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, लाइन इंटरसेक्टिंग होती है। a1 by b2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है। और लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड होती है, लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करती है कंप्लीटली। फिर मैंने आपको बताया था अगर a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2 तो नो सॉल्यूशन होता है, लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना और उसके स्टेप्स बताए थे, एलिमिनेशन मेथड यूज करना उसके स्टेप्स बताए थे। जो मेरा इस प्लेलिस्ट का सेकंड लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चंस कराए। जो मेरा इस प्लेलिस्ट का थर्ड लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चन कराए और फोर्थ लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 के सारे क्वेश्चन कराए। इस लेक्चर में हम इस चैप्टर में जितने भी एग्जांपल दिए हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 कह रहा है चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x plus 3y equal to 6 2x minus 3y equal to 12 is consistent if so solve them graphically। पूछ रहा है क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, अगर है तो इसे ग्राफिकली सॉल्व करो। तो देखिए मैंने आपको बताया था कंसिस्टेंट क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करें चाहे यूनिक हो या इनफाइनाइटली मैनी हो, ऐसे सिस्टम को कंसिस्टेंट कहा जाता है। नो सॉल्यूशन वाले केस को कंसिस्टेंट नहीं कहा जाता। अगर आप डायरेक्ट एग्जाम्पल वाली वीडियो देख रहे हो तो ये तरीका सही नहीं है, आपको पहले इंट्रोडक्शन देखना चाहिए फिर सारी एक्सरसाइज बाद में एग्जाम्पल्स। तो देखिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें से पूछ रहा है क्या ये सिस्टम कंसिस्टेंट है, अगर कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। तो पहले ये देखते हैं कंसिस्टेंट है या नहीं। x plus 3y equal to 6 पहली इक्वेशन दी है और 2x minus 3y equal to 12 ये दूसरी इक्वेशन। तो a1 बताइए, a1 क्या होता है, पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट जो है 1, b1 क्या होता है, पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट जो है 3, c1 क्या होता है, पहली इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म जो कि इस साइड आएगा -6 हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। ये हो गया a1 b1 c1, ऐसे ही a2x b2y c2 इक्वल टू 0। तो हमने a1 b1 c1 निकाल लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। अब बताइए a2 क्या होता है, a2 होता है दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, ये हो गया 2, b2 दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -3, c2 दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पर 0 करना है, राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, तो इधर आके माइनस हो जाएगा -12। तो हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लिया। अब बताइए a1 by a2 निकालिए 1/2, अब निकालिए b1 by b2 3 by -3, ये कैंसिल आउट आके आ गया -1। देखिए क्लियरली दिख रहा है a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन। और अगर यूनिक सॉल्यूशन हो तो हमारा सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम है। और अगर हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम है तो कंसिस्टेंट सिस्टम में क्या होता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो हम वो सॉल्यूशन निकालेंगे ग्राफिकली। कहा गया ग्राफिकली निकालो। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये भी बताया था, इस प्लेलिस्ट के फर्स्ट लेक्चर में, कि क्यों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जरूर देख लेना। तो देखिए हमें इक्वेशन कुछ इस तरीके से दी है, x plus 3y equal to 6। अब इसके लिए एक वैल्यू टेबल बनाइए। वैल्यू टेबल मतलब x आप पुट करोगे तो y क्या आएगा। अगर आप y की वैल्यू 0 पुट कर दो, यहाँ पर x यहाँ पर y की वैल्यू 0, तो ये तो खत्म, x की वैल्यू आएगी 6। अगर आप x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो ये वैनिश हो जाएगा, ये 3 × y = 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हमें 2 पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट से तो इनफिनिटली मैनी लाइन ड्रॉ की जा सकती है, पर 2 पॉइंट से यूनिक लाइन ड्रॉ होती है। तो हमें 2 पॉइंट चाहिए, तो वो 2 पॉइंट क्या मिले, 6,0 एंड 0,2। तो पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3
4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ये लाइन थोड़ी सीधी, बाकी आपको ग्राफ पेपर पे करना है वो भी पेंसिल से। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब देखिए हमें ढूंढना है x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 0 6,0 ये रहा 6,0 एक पॉइंट मिल गया। फिर ढूंढना है 0,2 ये y एक्सिस पे होगा 0,2 2 पॉइंट मिल गए। अब इनसे एक लाइन गुजरनी चाहिए, ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है इन दोनों पॉइंटों से होते हुए गुजरे। आप होगी लाइन थोड़ी टेढ़ी है तो मैं कहूँगा रफ डायग्राम है, आप कॉपी पे स्केल वगैरह से ड्रॉ कर लेना, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। ठीक है, रफ कैलकुलेशन के पर्पज से किया जा रहा है, हमें तो बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है। ठीक है, तो ये बन गई लाइन। अब दूसरी इक्वेशन ये रही, इसके लिए देखते हैं। दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है 2x - 3y, ये वाला पार्ट अरेंज कर रहा हूँ, 2x - 3y = 12। तो हमें x और y की वैल्यू सोचनी है जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो देखिए अगर आप x की वैल्यू 0 ले लोगे, x की वैल्यू 0, तो ये तो 0, ये हो जाएगा -3y = 12, 3 से डिवाइड करा, y की वैल्यू आ जाएगी -4। आप देख सकते हो y की वैल्यू -4 रखोगे तभी 12 बनेगा। अगर आप y की वैल्यू 0 ले लो तो x की वैल्यू क्या देगी, ये तो खत्म, x की वैल्यू आ जाएगी 6। 2 × what = 12 6। तो हमें वो पॉइंट मिल चुके हैं। पहला पॉइंट क्या है 0,-4, दूसरा पॉइंट क्या है 6,0। तो 0,-4 कहाँ पर होगा, 0,-4 ये रहा और 6,0 ये रहा। तो एक लाइन ऐसे गुजर जाएगी। तो बताइए कि इंटरसेक्टिंग लाइन है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 6,0। तो यही है हमारा सॉल्यूशन, क्योंकि देखिए हर वो पॉइंट जो इस लाइन पे आ रहा है वो इस लाइन की इक्वेशन का सॉल्यूशन है, हर वो पॉइंट जो इस लाइन पे आ रहा है वो इस लाइन की इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर कोई पॉइंट इस लाइन पे नहीं आ रहा जैसे 0,0, तो वो इस लाइन के इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। और ये पॉइंट दोनों ही लाइन पे आ रहा है तो ये पॉइंट दोनों ही लाइन की इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब ये पॉइंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसका मतलब 0,6 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन है हमारा 6,0, मतलब x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। आप चाहो चेक भी कर सकते हो, y की वैल्यू 0 रखो, x 6 रखो, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बराबर हो गई। ऐसे ही अगर आप y की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू 6 रखो, फिर से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बराबर हो गई। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। ग्राफिकली फाइंड वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कह रहे हैं कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है इस क्वेश्चन का कुछ पार्ट यहाँ पर लिखा है। एग्जाम्पल 2, यहाँ पर ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है इसके नो सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। कह रहा है ग्राफिकली फाइंड करो। तो ग्राफिकली फाइंड करने से पहले मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देता हूँ। क्या पता मुझे ग्राफिकली फाइंड करने से पहले ही पता लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए मैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, 5 से, क्योंकि अपॉन में 5 है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में दिक्कत होगी। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5। तब किसी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया जाता है, इसका मतलब इक्वेशन के दोनों पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों को ही एक ही नंबर 5 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये हो जाएगा 15x, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120y और y, एक काम कीजिए 120 मत लिखिए, 5 से 5 कट गया तो ये हो जाएगा -24y, और ये तो मल्टीप्लाई करोगे 5 से 5 कट जाएगा 3, ये हो गया 0। एक बार फिर से समझा देता हूँ, ये हो जाएगा 5 × 3 15, ये तो मल्टीप्लाई करोगे 120, फिर 5 से डिवाइड करोगे इससे 4 ने, तब ये मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से 5 कट जाएगा -24, तब ये मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से 5 कट जाएगा 3। अभी देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन लिया, ये हो गया 5x, ये हो गया 8y, ये हो गया 1 = 0, और ये 3 डिवाइड में पहुंच गया, तो 5x - 8y + 1 = 0। अब ध्यान से देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो एक जैसी बन गई,
ये इक्वेशन 2 को ही तो मैंने मॉडिफाई करा है और मैंने कुछ गलत नहीं करा, क्योंकि बोथ साइड एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करा है, बोथ साइड एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 तो एक ही है, तो अगर हमारे पास एक ही इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल है तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, ग्राफिकली जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है? क्योंकि अब एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर लीजिए, वाई निकल जाएगा, जो यहाँ पर एक्स और वाई आएगा वही सेम एक्स वाई यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन तो एक ही है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो एक ही है, इक्विवेलेंट इक्वेशन है, एक नंबर को मल्टीप्लाई करने की देर है, दूसरी इक्वेशन उसी फॉर्म में आ जाती है। तो देखिए एक बार फिर से, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन एक ही है तो इसके जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो इसके भी सॉल्यूशन होंगे। अगर इक्वेशन अलग अलग होती, जैसे x + y = 10, x - y = 10, अब जितने भी इसके सॉल्यूशन है वो इसके सॉल्यूशन हो, ये जरूरी नहीं है। कुछ सॉल्यूशन ऐसे हो सकते हैं तो इसके भी हो इसके भी हो। अब वो कुछ सॉल्यूशन क्या है, वो कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कुछ सॉल्यूशन क्या है, जैसे देखिए x की वैल्यू 10 ले लीजिए, y की वैल्यू 0 ले लीजिए, तो एक सॉल्यूशन है जो दोनों इक्वेशन का है। इस इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन इसके सारे सॉल्यूशन नहीं है, एक पहली इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन इक्वेशन 2 के सारे सॉल्यूशन नहीं है। पर अगर दोनों इक्वेशन एक जैसी हो जाए तो इस इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन दूसरी इक्वेशन के भी सारे सॉल्यूशन है। तो वैसे ही ये दोनों इक्वेशन सेम टू सेम आ गई, तो इसके जितने भी सॉल्यूशन है वो इसके भी सॉल्यूशन है, और इसके कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, y निकल जाएगा, ये सारी चीजें राइट हैंड साइड में चली जाएंगी, फिर y कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे बिकॉज बोथ इक्वेशंस आर इक्विवेलेंट या सेम, representing same line implies infinitely many solution, क्योंकि सॉल्यूशन वो पॉइंट होता है जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, और दोनों लाइन अगर एक ही लाइन है इसका मतलब ये केस कौन सा है, कोइंसिडेंट लाइन वाला केस है। कोइंसिडेंट लाइन तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो इसमें करेक्ट क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। एग्जांपल नंबर 3, चंपा went to a sale to purchase some pant and skirt. When her friend asked her how many of each she had bought, she answered, the number of skirt is 2 less than twice the number of pants purchased. Also the number of skirt is 4 less than 4 times the number of pants purchased. Help her friends to find how many pants and skirt Champa bought. देखिए मैं समझाता हूँ सवाल क्या है। सवाल ये, चंपा ने कुछ स्कर्ट और कुछ पैंट खरीदे हैं, तब उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि उसने कितनी स्कर्ट और पैंट खरीदी, तब वो क्या आंसर देती है, वो कहती है जितनी उसने स्कर्ट खरीदी वो कितनी है, वो पैंट के दुगने से 2 कम है। देखिए द नंबर ऑफ स्कर्ट, उसने जितनी स्कर्ट खरीदी इज है 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट। वो अपने दोस्तों को बता दिया उसने जो स्कर्ट खरीदी है वो उसने जितने पैंट खरीदे हैं उसके दुगने से 2 कम है। मान लीजिए उसने पैंट खरीदे हैं 10, ये कुछ ज़्यादा हो गया पर एग्जाम्पल के लिए 10, तो स्कर्ट कितनी होंगी, दुगने से 2 कम, मतलब 20 से 2 कम 18, 20 से 2 लेस तो 18, तो 18 स्कर्ट उसने खरीदी है, अगर पैंट उसने 10 खरीदे हैं। फिर आगे देखो क्या कहती है, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट परचेज्ड। या फिर ऐसा कह लीजिए, फिर वो एक और हिंट देती है अपने दोस्तों को कि उसने स्कर्ट कितनी खरीदी है, जितने पैंट खरीदे हैं उसके 4 गुने से 4 कम। देखिए नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस, 4 कम देन 4 टाइम्स नंबर ऑफ पैंट। तो आपको उनके दोस्तों की मदद करनी है फाइंड आउट करने में कि चंपा ने कितनी स्कर्ट और कितनी पैंट खरीदी। तो हमें नहीं पता, मैं मान लेते हैं लेट number of pants purchased by चंपा। मान लेते हैं चंपा ने x पैंट खरीदे, और नंबर ऑफ स्कर्ट्स परचेज्ड बाय चंपा, और मान लेते हैं चंपा ने y स्कर्ट खरीदी। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले उसने क्या बोला, पहले उसने बोला द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस, नंबर ऑफ स्कर्ट मतलब y
इज टू लेस, ये दो कम है, किससे दो कम है, टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट, नंबर ऑफ पैंट के ट्वाइस से दो कम है नंबर ऑफ स्कर्ट्स। देखिए यही है द नंबर ऑफ स्कर्ट, नंबर ऑफ स्कर्ट कैसे निकालेंगे, टू लेस दो कम करना है किसमें से, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट, नंबर ऑफ पैंट के ट्वाइस में से दो कम उसने स्कर्ट खरीदी है। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। आगे देखिए, आगे वो कहती है ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट, नंबर ऑफ स्कर्ट कितनी है, 4 लेस है, 4 लेस है किससे, नंबर ऑफ पैंट के 4 टाइम्स से। देखिए लिखा है द नंबर ऑफ स्कर्ट मतलब y इज 4 लेस, 4 कम है किससे, देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट परचेज, तो नंबर ऑफ पैंट जितने उसने परचेज करा है उससे 4 कम। तो ये बन गई हमारी दो इक्वेशन। अब आपको बताना है, आपके से नहीं बोले ग्राफिकली निकालिए, तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, आपको बताना है कि कितने उसने स्कर्ट खरीदी, कितने उसने पैंट खरीदे। तो आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से निकाल सकते हैं, ग्राफिकली चाहो ग्राफिकली भी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं ग्राफिकली निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी ये जो मैं आपको एग्जाम्पल करा रहा हूँ ये एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3.1 से पहले के हैं, तो हमने अभी तक सब्स्टिट्यूशन मेथड तो सीखा ही नहीं है, तो उस बेस से मैं चल रहा हूँ। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -1 -2 -3 -4 -5 -6 ओके 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये रफली बनाया है, स्केल पर नहीं है। अब देखिए हमारे पास ये इक्वेशन, इसके लिए टेबल बनाते हैं, एक्स वाई वैल्यू टेबल। तो अगर मैं x की वैल्यू, मैंने आपको अभी बनाना सिखाया, x की वैल्यू 0 ले लूँ, मैं x की वैल्यू 0 ले लूँ तो 2 × 0 0 0 -2 तो y आएगा -2, तो मुझे एक पॉइंट बन गया 0, -2। अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लूँ, अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लूँगा तो ये -2 इधर आके हो जाएगा +2, y की वैल्यू 0 लेके देखिए x की वैल्यू आ जाएगी 1, ये इधर आ गया और ये 2 डिवाइड में आ गया, तो x की वैल्यू 1 आ गई। तो मुझे फिर से एक और पॉइंट मिल गया, मेरे पास 2 पॉइंट हो गए और 2 पॉइंट से यूनिक लाइन ड्रॉ होती है। तो देखते हैं वो 2 पॉइंट है 2, 0, -2, ये 0, -2 और 1, 0। तो एक लाइन तो ऐसे पास हो गई हमारे 2 पॉइंट से, ये जो 2 पॉइंट थे। अब ये जो दूसरे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, इसके लिए टेबल बना लेते हैं, एक्स वाई वैल्यू टेबल। तो फिर से देखिए, अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 ले लूँ तो वाई क्या आ जाएगा -4, और अगर मैं वाई की वैल्यू 0 ले लूँ तो ये -4 इधर आ जाएगा +4 और 4 से डिवाइड 1 आएगा। एक बार दिखला देता हूँ आपको भी, ये माइनस इधर आके हो गया प्लस और ये डिवाइड में चला गया, 4/4 = x, तो x की वैल्यू 1। तो हमें ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, पहला पॉइंट क्या है 0, -4, दूसरा पॉइंट क्या है 1, 0। तो 1, 0 ये रहा और 0, -4 ये रहा, तो ये वाली लाइन कुछ इस तरीके से गुजर जाएगी। तो बताइए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है, 1, 0। तो हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल टू 1, 0। और देखिए अगर कोई पॉइंट इस लाइन पर है तो इस लाइन की इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, अगर कोई पॉइंट दूसरी लाइन पर है तो वो दूसरी लाइन की इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, और अगर कोई पॉइंट दोनों लाइन पर है तो दोनों लाइन की इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब ये पॉइंट दोनों ही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन है। इसका मतलब 1, 0 इज सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। मतलब हमें ये तो पता लग गया कि x क्या है 1 और y क्या है 0। अब देखिए नंबर ऑफ पैंट परचेज्ड बाय चंपा कितना था x, और x की वैल्यू आई है 1। इसका मतलब चंपा ने, अब आगे आप लिखोगे इसके बाद ये लाइन नीचे लिखी जाएगी, हेंस नंबर ऑफ पैंट परचेज बाय चंपा x = 1 और नंबर ऑफ स्कर्ट परचेज बाय चंपा y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 0, तो y = 0। तो चंपा ने पैंट ही खरीदा है, स्कर्ट खरीदी ही नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड।
एग्जाम्पल नंबर 4 में कहा जा रहा है ये जो इक्वेशन दी गई है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 3, इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का मतलब है ऐसे x और y निकालने हैं जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखिए मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के स्टेप्स बताए थे लेक्चर नंबर 1 में इस प्लेलिस्ट के। इसमें मैंने आपको बताया था पहला स्टेप क्या होता है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली जाती है दूसरे वेरिएबल के टर्म में। दूसरा स्टेप क्या होता है, उस वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दी जाती है दूसरी इक्वेशन में। जिससे वेरिएबल की वैल्यू निकाली गई है, जिस इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकाली गई है, उस इक्वेशन को छोड़ के जो दूसरी इक्वेशन है उसमें उस वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दी जाती है। अब x की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दी उसकी वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, अब हम आपको दिख रहा होगा कि एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी एक ही वेरिएबल में। उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। जैसे आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक वेरिएबल वाली एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। ये था स्टेप 3। स्टेप 4 ये था उस एक वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में जो आपने बनाई थी वेरिएबल को अलोन करके। देखिए समझाता हूँ। पहला स्टेप ये है, आप किसी भी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। किसी भी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू। तो हमें इक्वेशन दी है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो मैं इस वेरिएबल से इस इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ये देखिए इधर चला गया 3 माइनस 2y। तो ये हमारी ये था स्टेप 1। स्टेप 1 में हम वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में। अब एक इस इक्वेशन से निकाला गया है इक्वेशन 2 से। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो जिस वेरिएबल से निकाला गया है उसे छोड़ के उसमें पुट करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 3 बराबर 3 आ जाएगा। आपको ये वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। तो पुट x इक्वल टू 3 माइनस 2y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करा तो 7x की जगह आ जाएगा 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2। तो स्टेप 1 क्या था, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली दूसरे वेरिएबल के टर्म में। स्टेप 2 क्या था, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी दूसरी इक्वेशन से जिससे x की वैल्यू नहीं निकली। ये था स्टेप 2। अब स्टेप 3 क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है एक वेरिएबल में से सॉल्व करना है। स्टेप 3 है, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 14y। बाकी अगर आपको स्टेप चाहिए लिखे हुए तो लेक्चर 1 देख सकते हो। ये हो गया माइनस 15y माइनस 15y, ये माइनस 14y इक्वल टू 2। 21 माइनस माइनस प्लस, साइन आएगा बड़े वाले का तो माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा माइनस 29y इक्वल टू 2 माइनस 21 माइनस 29y इक्वल टू माइनस 19 प्लस माइनस माइनस, साइन आएगा बड़े वाले का, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 19 बाय माइनस 29, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू आ गई 19 बाय 29। अब ये हमारा स्टेप 3। स्टेप 4 क्या है, इस y की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 3 में। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो पुट y इक्वल टू 19 बाय 29 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे x इक्वल टू 3 माइनस 2y की वैल्यू पुट करा 19 बाय 29, 3 माइनस 38 बाय 29, एलसीएम लिया, ये हो जाएगा 29, 1 के टर्म में 29 टाइम्स में आएगा। ये 29 का मल्टीप्लाई करा 3 से तो ये आ जाएगा 87 माइनस 38 और x की वैल्यू आ जाएगी, एक इससे बोरो लिया 17 में से 8 गया 9, 7 में से 3 गया 4 तो 49 बाय 29। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा सॉल्यूशन क्या है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए, x इक्वल टू 49 बाय 29, y इक्वल टू 19 बाय 29। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। आफ्ताब टेल्स his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you were then, also 3 times from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically by the method of substitution. ओके, मैं आपको सवाल समझाता हूँ। एक फादर है जिसका नाम है आफ्ताब, वो अपनी बेटी से बात करते हुए कहता है कि आज से 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज से जो पास्ट की एज है 7 गुनी थी। आफ्ताब अपनी बेटी से बात करते हुए कहता है आज से 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज की 7 गुनी थी। उसके बाद वो कहता है 3 years from now, आज से 3 साल बाद
आई शैल बी 3 टाइम्स, मेरी एज तुम्हारी एज की 3 गुनी हो जाएगी। उसके बाद बोला जा रहा है क्या इंटरेस्टिंग नहीं है? इंटरेस्टिंग तो है कि फादर की एज 7 साल पहले अपनी बेटी की एज की 7 गुनी थी और उसी फादर की एज 3 साल बाद अपनी बेटी की एज की 3 गुनी ही रह जाएगी, 7 गुनी से 3 गुनी। तो आपसे बोल रहा है कि सिचुएशन को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कीजिए और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए। तो देखिए ना तो हमें आफ्ताब की एज पता ना ही उसकी बेटी की पता, तो मान लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, लेट एज ऑफ आफ्ताब की एज को मान लेते हैं x ईयर, और क्योंकि एज इसमें प्रेजेंट की भी है, पास्ट की भी है, फ्यूचर की भी है, तो लिखना अच्छा होगा लेट प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब की प्रेजेंट एज को हम मान लेते हैं x ईयर्स और उसकी बेटी की एज को मान लेते हैं y ईयर। प्रेजेंट एज ऑफ हीज डॉटर, उसकी बेटी की एज को मान लेते हैं y ईयर्स। अब देखते हैं 7 ईयर अगो, 7 ईयर्स अगो, 7 साल पहले अल्ताफ की एज क्या रही होगी? एज ऑफ आफ्ताब की एज क्या रही होगी 7 साल पहले? x से 7 कम, x माइनस 7 ईयर्स, और उसकी बेटी की क्या रही होगी? एज ऑफ हीज डॉटर, उसकी भी डॉटर की एज अभी जितनी है उससे 7 कम, तो एज ऑफ हीज डॉटर क्या रहेगी? y माइनस 7 ईयर्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कहता है 7 ईयर अगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन। वो अल्ताफ की एज अपनी बेटी की एज की 7 गुनी है। अल्ताफ की एज अपनी बेटी की एज की 7 गुनी थी 7 साल पहले, तो अगर मैं उसकी बेटी की एज को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दोनों की एज बराबर हो गई। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए, x माइनस 7y, ये हो जाएगा माइनस का 49, ये सारी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगी। x माइनस 7 माइनस 7y प्लस का 49 इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड में कुछ नहीं बचा तो 0, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसी होती है, पहले x वाला टर्म फिर y वाला टर्म उसके बाद कांस्टेंट टर्म, तो ये हो जाएगा x माइनस का 7y, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये 42 आ गया, साइन आएगा बड़े वाले नंबर का, तो इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही देखते हैं 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद क्या होगा? आफ्टर 3 ईयर लिख देते हैं, आफ्टर 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। तो बताइए एज ऑफ अल्ताफ क्या हो जाएगी? अभी नहीं, आज के 3 साल बाद, तो एज ऑफ आफ्ताब की एज हो जाएगी 3 बढ़ जाएगी, x प्लस 3 ईयर्स, और ऐसे ही उसकी बेटी की क्या हो जाएगी? एज ऑफ हीज डॉटर, उसकी डॉटर की एज हो जाएगी 3, वो भी बढ़ जाएगी y प्लस 3 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है कि आफ्ताब की एज अपनी बेटी की एज की 3 गुनी हो जाएगी। देखिए ये लिखा 3 टाइम्स, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मतलब अल्ताफ की एज अपनी बेटी की एज की 3 गुनी है, तो अगर मैं उसकी बेटी की एज को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों की एज बराबर। अब इसे सॉल्व कीजिए, x प्लस 3, ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 9, ये सारी चीज़ इधर आ जाएंगी। x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, पहले x वाला टर्म फिर y वाला टर्म, प्लस माइनस माइनस, साइन आएगा बड़े वाले नंबर का, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। अब हमें 2 इक्वेशन है और हमारे पास 2 वेरिएबल है, सॉल्व कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, मैं ये पार्ट इरेज कर दूंगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने के लिए कहा गया है तो सब्स्टिट्यूशन ही करेंगे, तो ये वाला पार्ट मैं हटा देता हूँ। तो देखिए किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल को अलोन करिए, उसकी वैल्यू निकालिए दूसरे वेरिएबल के टर्म में, तो मैं इससे निकाल रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर लिखना है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 3y प्लस का 6। हम कहेंगे पुट x इक्वल टू 3y प्लस 6 इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करने वाले हैं। इक्वेशन 1 क्या है? x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। ये वाला पार्ट भी रेज कर देता हूँ। अब पुट करिए, x की जगह क्या आएगा? 3y प्लस 6
-7y प्लस 42, ये x की वैल्यू रखी है, इक्वल टू 0। ये देखिए ये y वाला टर्म है, ये भी y वाला टर्म है, प्लस माइनस माइनस, साइन आएगा ग्रेटर नंबर का, ये प्लस का ये भी प्लस का है तो ये प्लस हो जाएगा 48 इक्वल टू 0। ये राइट हैंड साइड में चला गया, माइनस का हो गया, -4 से डिवाइड कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और ये आ गया 12 और y क्या थी एज, तो 12 ईयर। उसके बाद y की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, इसको इक्वेशन 3 कहेंगे हम। तो पुट y इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट कीजिए x इक्वल टू 3, y की जगह 12 प्लस 6, x इक्वल टू 36 प्लस 6, x इक्वल टू 42 ईयर्स। तो उसके बाद लास्ट वाली लाइन लिख देना, ये वाली लाइन आपको उसके नीचे लिखनी है, हैंस प्रेजेंट एज ऑफ अल्ताफ x ईयर, और x की वैल्यू क्या आई है 42, तो 42 ईयर्स, और उसकी डॉटर की y की वैल्यू क्या आई है 12 ईयर। तो ये क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से हो गया, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 मतलब एग्जाम्पल 6, इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 6 है और आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 6 है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, इन अ शॉप, एक दुकान पर, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स इज 9, 2 पेंसिल और 3 रबड़, 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स की कॉस्ट दी गई है 9 रुपये, 9 रुपीज, एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर इज 18, और 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर की कॉस्ट दी गई है 18 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर, हर पेंसिल और हर इरेजर की कॉस्ट पूछ रहा है, मतलब एक पेंसिल ईच, एक पेंसिल और एक इरेजर की। तो मान लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, पेंसिल की कॉस्ट को मान लेते हैं x, एंड कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर, इरेजर की कॉस्ट को मान लेते हैं y, ये रुपीस में x रुपीस, y रुपीस। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कहा गया 2 पेंसिल और 3 इरेजर की कॉस्ट है 9, तो एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है x, तो 2 पेंसिल की हो जाएगी 2x, और एक इरेजर की कॉस्ट है y, तो 3 इरेजर की हो जाएगी 3 इरेजर की हो जाएगी 3y, और ये टोटल कॉस्ट कितनी आई 9 रुपीज़। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। उसके बाद देखिए 4 पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी 4x, क्योंकि एक पेंसिल की कॉस्ट है x, और 6 इरेजर तो 6y इक्वल टू 18, ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर, तो मैं x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए किसी भी एक से x की वैल्यू निकाल लीजिए, दूसरे में पुट कर लेना, तो मैं इससे निकाल रहा हूँ 2x इक्वल टू, ये उधर चला गया राइट हैंड साइड में, माइनस का हो गया, x की वैल्यू निकल गई 9 माइनस 3y होल डिवाइडेड बाई 2। अब लिखिए पुट x बराबर 9 माइनस 3y बाई 2 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कीजिए 4, x की जगह आ जाएगा 9 माइनस 3y बाई 2 प्लस 6y इक्वल टू 18, ये 2 से 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स में, तो 2 इंटू 9 माइनस 3y प्लस 6y इक्वल टू 18, ये हो जाएगा 18 माइनस 6y प्लस 6y इक्वल टू 18, और 6y से 6y कट गया, 18 इक्वल टू 18। अब इसका क्या मतलब है, कोई वेरिएबल निकली नहीं, मैंने ऐसा एक सवाल करा रखा है आपको एक्सरसाइज में, तो वहाँ पर मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में, अगर एक्सरसाइज 3.2 में अगर ऐसा आ जाता है तो इसका मतलब होता है दोनों इक्वेशन एक ही, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो आप देख भी सकते हो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि देखिए दूसरी इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये जो 4x प्लस 6y इक्वल टू 18 है, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 इंटू 9, 2 से 2 कैंसिल किया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 रियलिटी में एक ही है, ये दोनों इक्विवेलेंट थी, वैसे एक नंबर से मल्टीप्लाई करके ये बदली हुई लग रही थी, पर दोनों इक्वेशन एक ही है। अब आपको एक ही इक्वेशन दे रखी है जिसमें 2 वेरिएबल है, तो इसके तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है, हमने 9th क्लास में पढ़ा भी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। क्यों, क्योंकि आप x के लिए कुछ भी पुट कर सकते हो, y तो आ ही जाएगा, और जो सॉल्यूशन इसका होगा वही सॉल्यूशन इसका भी होगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन एक ही है। तो हम कहेंगे देयर आर इनफाइनाइटली many possibilities of cost
ऑफ पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ इरेजर्स। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए एक्स और वाई जो आते हैं वो होते हैं सॉल्यूशन, और आपको एक तरीका और देखिए, a1/a2 आएगा 2/4 1/2, b1/b2 आएगा 3/6 1/2, और देखिए c1/c2 -9 इधर आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे -18, ये भी क्या आएगा 1/2। तो देखिए तीनों बराबर आ रहे हैं, मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। ऐसे भी देख सकते थे आप, ये भी सफिशिएंट है बोलने के लिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है मतलब एक्स और वाई इनफाइनाइट होंगे जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और एक्स और वाई थे क्या? एक्स थी कॉस्ट ऑफ पेंसिल और वाई थी कॉस्ट ऑफ इरेजर, इसीलिए मैंने लिखा देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ इरेजर। क्योंकि एक्स और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, मतलब एक्स और वाई इनफाइनाइटली होंगे जो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। और एक्स और वाई थे क्या? कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ इरेजर, इसीलिए लिखा गया देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पॉसिबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ इरेजर। तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो गया। आप एग्जांपल के लिए कुछ भी दे सकते हो, पर इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो जो आप एक बोल दोगे, जैसे आपने बोला कि आपने बोल दिया इरेजर है 1 रुपए की और पेंसिल है 3 रुपए की। पेंसिल कितने की है? 3 रुपए की। तो बात तो सही है, पर ये पूरा सॉल्यूशन नहीं है, ये पूरा सॉल्यूशन नहीं है, इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि इसमें मैनी सॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन है, आपने बस एक सॉल्यूशन लिख के छोड़ दिया। तो इसीलिए यही लिखना बेटर है, देयर इनफाइनाइटली मैनी पॉसिबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ इरेजर। तो यहाँ पे पुट करके देख सकते हो, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3, तो वाई के 1 पुट करोगे 9, ये हो जाएगा हमारा 12 और ये हो जाएगा 6 18। तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस इतना लिख के छोड़ देना। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं और एग्जांपल्स कराता हूँ। नंबर 7 में कहा जा रहा है टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस। 2 रेल ट्रैक हैं जो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 7, एक रेल ट्रैक है, उसकी इक्वेशन लिखी है x + 2y - 4 = 0 एक कार्टेशियन प्लेन में, और दूसरा रेल ट्रैक है, उसकी भी इक्वेशन लिखी है 2x + 4y - 12 = 0। पूछा जा रहा है विल द ट्रैक क्रॉस ईच अदर, क्या है रेल ट्रैक एक दूसरे को आगे चल के क्रॉस करेंगे या नहीं करेंगे, ये पूछा जा रहा है। क्या है रेल ट्रैक एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? तो कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हुई तो क्रॉस नहीं करेंगी, अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हुई तो क्रॉस करेंगी। ये दोनों लाइन क्या है? रेल ट्रैक। तो हम वो वाला सिचुएशन लगाएंगे वो जो मैंने आपको 3 केस बताए थे। केस 1 क्या था? a1/a2 = b1/b2 ना हो तो हम कहते थे यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन में लाइनें इंटरसेक्ट करती थी। अगर केस 2 आया, केस 2 क्या था? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तब हम कहते थे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और इस केस में क्या होता था? इस केस में भी एक दूसरे पे लाइन ओवरलैप करती थी तो इंटरसेक्ट करती थी। और जो थर्ड केस था हमारा केस 3, वो क्या था? a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, इसमें आता था नो सॉल्यूशन और लाइनें आती थी पैरेलल। तो अगर ऐसा हो गया तो हम कह सकते हैं रेल ट्रैक पैरेलल है। तो पहले बताइए a1 क्या है? a1 होता है पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1, b1 क्या है? पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 2, c1 क्या है? पहली इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म -4। अब बताइए a2 क्या है? दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2, b2 क्या है? दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 4, c2 क्या है? दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म -12। अब निकालिए a1/a2 1/2, b1/b2 2/4, कैंसिल आउट करके ये भी 1/2। अब निकालिए c1/c2 -4/-12, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 4 के टेबल में 1 बार में 3 बार्स में। तो क्लियरली दिख रहा है a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस का मतलब है देयरफॉर रेल ट्रैक्स या रेल्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर।
ये जो रेल ट्रैक से कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब देखते हैं, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अगर ये तीनों बराबर आ जाते तो मैं कह देता इंटरसेक्ट करेंगे, अगर पहले ही दो बराबर नहीं आते तो भी मैं कह देता इंटरसेक्ट करेंगे। अब देखिए, ये आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में कहा जा रहा है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ द टू पर्सन, दो पर्सन की इनकम का रेशियो दिया हुआ है, एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, उनके खर्चे का भी रेशियो दिया गया है। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव, और दोनों ही पर्सन 2000 रुपए पर मंथ बचा लेता है, तो उनकी मंथली इनकम पूछ रहा है। ओके, तो मैं ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। आपको एक चीज तो पता होगी, अगर रेशियो दिया हो तो रेशियो को हटाया कैसे जाता है, उसको एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। पर आपको कांस्टेंट नंबर नहीं पता, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ 10 और 15 का रेशियो क्या आएगा 2:3। अब अगर आपको रेशियो हटाने हैं तो आप किसी कांस्टेंट नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। 5 से कर दिया तो 10 बन गया, ये 5 से करा 15 बन गया, तो वो दोनों नंबर आ गए। पर आपको ये नहीं पता ना कि कौन से कांस्टेंट नंबर कैंसिल हुए हैं, तो उस नंबर को माना जाता है x। तो देखिए, अगर कभी भी रेशियो वाला सवाल आए तो रेशियो हटाने के लिए कोई वेरिएबल साथ रख देना। वेरिएबल क्यों? क्योंकि आपको वो नहीं पता ना कौन सा नंबर कैंसिल हुआ होगा। तो लेट एग्जाम्पल नंबर 8, लेट इनकम ऑफ दो पर्सन है, पर्सन ए की इनकम मैं कह रहा हूं 9x, और इनकम ऑफ पर्सन बी की इनकम क्या हो जाएगी फिर 7x। आप देख सकते हो, आप दोनों की इनकम का रेशियो लोगे तो फिर से 9:7 ही आ जाएगा। ऐसे एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे, तो एक्सपेंडिचर्स बाय पर्सन ए ने कितना खर्चा किया, रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पर भी रेशियो है, तो रेशियो हटाने के लिए कोई ना कोई वेरिएबल मान लेते हैं 4y। ऐसे एक्सपेंडिचर्स बाय पर्सन बी ने कितना खर्च करा 3y। आप देख लीजिए, फिर से दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो लोगे, अगर आप दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो लोगे तो फिर से 4:3 ही आ जाएगा। तो यहाँ तक तो सारी चीजें सही हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 पर्सन ए की इनकम कितनी थी 9x, और उसने खर्च कितना कर दिया 4y, और उसके पास बचे कितने, उसकी सेविंग कितनी थी 2000। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन 1, 2000, ये बन गई इक्वेशन 1। ऐसे ही 4 पर्सन बी की इनकम कितनी थी 7x, पर्सन बी के खर्चे कितने थे 3y, और बच कितने गए, इनकम में से खर्चे घटा देंगे तो सेविंग आएगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर्स इक्वल टू सेविंग। तो ये छोटी सी यूज कर रहा हूं, तो इसमें भी सेविंग कितनी थी 2000। तो कह रहा है फाइंड देयर मंथली इनकम, तो आपको इनकी इनकम निकालनी है। तो देखिए, किसी भी इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, और हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना चाह रहे हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज कर रहे हैं। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, x की वैल्यू निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना। 9x ये उधर चला जाएगा, 2000 प्लस 4y, और x की वैल्यू क्या आ गई 2000 प्लस 4y बाई 9। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसे पुट कर दीजिए इसमें, 7x x की वैल्यू क्या आएगी 2000 प्लस 4y बाई 9 माइनस का 3y, ये माइनस का 3y इक्वल टू 2000। अब ये सॉल्व करा, ये कितना आ जाएगा 14000, ये हो जाएगा 28y बाई 9 माइनस 3y इक्वल टू 2000। अब मेरे को इरेज करना पड़ेगा, एक स्टेप और लिख देता हूँ, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1, एलसीएम आएगा 9 के टेबल में 9 एक बार में आता है, तो इसे 1 से मल्टीप्लाई किया, 14000 प्लस 28y, 1 के टेबल में 9 आता है 9 बार में, तो इसे 9 से मल्टीप्लाई करा, माइनस 27y इक्वल टू 2000। अब मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ, हमें स्पेस चाहिए। अब देखते हैं आगे,
तो इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 14,000 प्लस माइनस माइनस और साइन आएगा बड़े वाले का, तो 1 बचा, बाय में 9 इक्वल टू 2000 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 14,000 प्लस वाई इक्वल टू 2000 इंटू 9, ये हो जाएगा 14,000 प्लस वाई इक्वल टू 18,000 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 18,000 माइनस 14,000, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4,000। अब जो y की वैल्यू आई है उसे इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। इसे माना इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकता है, पर ये सिंप्लीफाई लग रही है तो हम इसमें पुट करेंगे। और पुट y इक्वल टू 4,000 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट कर रहे हैं तो x आ जाएगा। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 2000 प्लस 4 इंटू वाई, तो 4 इंटू 4,000, y की वैल्यू रखी है बाय में 9 है, बाय में 9, तो ये हो गया 2000 प्लस 16,000 बाय में 9, ये आ जाएगा 18,000 बाय में 9 और 9 से कैंसिल करा, 9 से कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2000, x की वैल्यू आ गई 2000। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है उनकी इनकम क्या थी। तो देखिए इनकम ऑफ पर्सन ए, इनकम हैंस इनकम ऑफ पर्सन ए, पर्सन ए की इनकम कितनी थी 9x, हमने जो माना था, तो 9 इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा 18,000 रुपीज़, तो इतनी इनकम है पर्सन ए की। और पर्सन बी की क्या हो जाएगी, इनकम ऑफ पर्सन बी, पर्सन बी की इनकम थी 7x, तो 7 इंटू 2000 14,000 रुपीज़, तो पर्सन बी की भी इनकम निकल गई। यही हमसे पूछ रहा था, हमसे यही पूछ रहा था। आप देख सकते हो इनकी इनकम का रेशियो क्या है, अगर आप रेशियो निकाल के चेक करना चाहते हो तो रेशियो निकाल के भी चेक कर सकते हो, ये आ जाएगा 9:7। और आप सैलरी के बाद जो खर्चा था उसका भी रेशियो निकाल के चेक कर सकते हो, क्योंकि खर्चा कितना है, जो एक्सपेंडिचर है ए का वो आया था 4y, और 4y मतलब 4 इंटू वाई की वैल्यू आई थी 4,000। ऐसे ही जो बी था, बी पर्सन, उसका खर्चा कितना आया था, उसका खर्चा आया था 3y, तो 3 इंटू 4,000 और फिर से आप खर्चे का रेशियो लोगे 4/3 ही आ जाएगा। बल्कि ये नहीं करना, बस इतना ही करना, तो हमने इतना निकाल दिया। दोनों पर्सन की इनकम निकालनी थी, दोनों पर्सन की इनकम निकाल दी। अब एग्जांपल नंबर 9 देखते हैं, क्या रहा है, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन। एलिमिनेशन मेथड यूज करना है सारे ही पॉसिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इन लीनियर इक्वेशन का। तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं हटा देता हूँ। तो एग्जांपल नंबर 9 देखते हैं, इसमें बोला है एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। ओके, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रिक्टली मना किया गया है, बोला गया है कि एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। तो देखिए एग्जांपल नंबर 9, पहली इक्वेशन दी गई है 2x + 3y = 8 और सेकंड इक्वेशन है 4x + 6y = 7। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करना पड़ता है, एलिमिनेशन मेथड के लिए किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना होता है दोनों इक्वेशन में। मैंने फर्स्ट लेक्चर में इसके स्टेप भी लिखे थे, तो आप वो स्टेप देखना चाहते हो तो फर्स्ट लेक्चर देख सकते हो। तो देखिए इसमें x का वेरिएबल, x ये जो वेरिएबल है इसका कोफिशिएंट क्या है 4, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 2। तो मैं इक्वेशन 1 इसको मान रहा हूँ इक्वेशन 1, इसको मान रहा हूँ इक्वेशन 2। तो मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, और तब मैं कहता हूँ इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका मतलब है इक्वेशन के बोथ साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 2 इंटू 2x + 3y = 2 इंटू 8, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 6y और ये हो जाएगा 2 इंटू 8 16। अब देखिए 4x + 6y यहाँ पर भी है, इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए, ये इक्वेशन 2 है, इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन
3 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 3 घटा रहे हैं इक्वेशन 1 में से, तो इक्वेशन ऊपर रखी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 नीचे रखा। एलिमिनेशन मेथड, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, ये भी क्या एलिमिनेट हो गया, 0 इक्वल टू -9। इट इज फॉल्स, ये फॉल्स है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। नो सॉल्यूशन, मैंने आपको बताया था एलिमिनेशन मेथड में कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी बताया था कि ऐसा कभी याद आता तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 10 कह रहा है सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिफर बाय 2, फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स। ऐसे कितने नंबर हैं और वो नंबर फाइंड भी करना है। तो मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। एग्जांपल नंबर 10 ये आखिरी एग्जांपल है आपके इस चैप्टर का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर का लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 10। तो आपसे कहा गया है 2 डिजिट का नंबर है, ओके। अगर वो 2 डिजिट का नंबर है तो वो कुछ इस फॉर्म में होगा, जैसे 23, 55, 63। और 2 डिजिट के नंबर को कैसे लिखा जाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म में 2 × 10 + 3, 5 × 10 + 3, 6 इंटू, यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर 5 आएगा, 6 × 10 + 3। अगर आपको 99 लिखना है तो 9 × 10 + 9। तो इस तरीके से, तो हम भी 2 डिजिट का नंबर ऐसे ही मानने वाले हैं इस वे में। तो लेट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट्स नंबर इज, मैंने 2 डिजिट के नंबर को क्या मान लिया, 10x + y, जिसमें यूनिट प्लेस पर y होगा और 10th प्लेस पर x होगा। इसका मतलब मल्टीप्लाई मत समझना, ये प्लेस है, ये 10th प्लेस है और ये यूनिट प्लेस है, या 1st प्लेस भी कह सकते हैं। तो मैंने ये नंबर मान लिया। अब कह रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, तो नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट को रिवर्स करने से कौन सा नंबर ऑब्टेन्ड होगा, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट। तो डिजिट को रिवर्स कर दोगे तो क्या आएगा, 10y + x, y आगे आ जाएगा और 10th प्लेस पे आएगा तो 10 से मल्टीप्लाई, x पीछे चले जाएगा, वो 1st प्लेस पे तो 1 से मल्टीप्लाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कहा गया सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। 2 डिजिट का नंबर जो कि हमने 10x + y माना है, और वो नंबर जो डिजिट को रिवर्स करके ऑब्टेन्ड हुआ है उसका सम दिया है 66। और क्या दे रखा है, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिफर बाय 2, और डिजिट का डिफरेंस कितना है, 2, डिजिट का डिफरेंस 2 है, मतलब x - y = 2। पर जो भी बड़ा होगा वो x - y = 2 भी हो सकता है, या y - x = 2 भी हो सकता है। डिफरेंस का मतलब है बड़े में से छोटा घटा दो, तो मुझे नहीं पता x बड़ा या y बड़ा है, तो कुछ ऐसा है। तो देखिए पहले इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 11x, ये हो जाएगा 11y = 66। 11 कॉमन लिया, x + y = 66, 11 से डिवाइड कर दिया, x + y = 66 / 11, 11 से 66 कैंसिल आउट हुआ, x + y = 6। ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। अब इसको मान लिया इक्वेशन 2, इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। तो अगर ये होगा x - y = 2 है और x + y = 6 है, तो देखते हैं x और y की वैल्यू क्या आएगी। तो अभी हमारे पास कुछ 3 इक्वेशन है। अब मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पर सॉल्व करता हूँ। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज करूँ तो देखते हैं मुझे क्या मिलेगा। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का, तो हमें x + y गिवन है हमें 6 और x - y है 2। मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, ये तो कैंसिल हो गया। ये क्या थी, इक्वेशन 1, और ये कौन सी थी, इक्वेशन 2। तो तब मैंने ऐड करा इक्वेशन, ये मिल गया 2x = 8 और x की वैल्यू मिल गई 8/2, कैंसिल आउट करके 4। x की वैल्यू 4 मिली, x की वैल्यू 4 इसमें पुट कीजिए, पुट x = 4 इन
इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, y निकल जाएगा, ये उधर चला गया, y की वैल्यू आ गई 6 - 4, y = 2। तो x बराबर 4 आया है, y बराबर 2 आया है। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, द नंबर क्या था हमारा, नंबर था 10x + y, x की वैल्यू पुट कर दी 4, y की वैल्यू 2, तो ये हो गया 40 + 2, पहले ऐड मत कर देना, बोर्ड मास पहले मल्टीप्लाई होगा 42, तो हमें नंबर मिल गया। पर हम दूसरी इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्या पता y - x 2 आ रहा हो, क्या अगर x बड़ा होगा तो ये सही है, तो y भी बड़ा हो सकता है तो ये सही है। तो अगर मैं ये यूज करूँ x + y = 6, x + y = 6 पहली इक्वेशन, और y - x क्या है, y - x है 2, ये हो गई मेरी थर्ड इक्वेशन। अब अगर मैं ऐड करूं तो देखिए -x आगे लिख रहा हूं और प्लस का y पीछे लिख रहा हूं, ये हो गए कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा 2y, और ये हो जाएगा 8, y की वैल्यू क्या आने वाली है, y की वैल्यू आ जाएगी 8/2, कैंसिल आउट करके 4, y की वैल्यू 4 अब पुट कर दीजिए, पुट y = 4 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, तो x + 4 = 6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 - 4, x की वैल्यू आ गई 2। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, द नंबर = 10x + y था, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आई है 2 और y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 2 पुट करिए, y की वैल्यू 4, पहले बोर्ड मास तुम पहले मल्टीप्लाई होगा 20 + 4 24, तो हमें वो नंबर मिल गया। हमसे पूछ रहा था फाइंड द नंबर, तो नंबर्स क्या है, नंबर है 42 और 24। कह रहे हैं हाउ मेनी सच नंबर्स, तो देयर आर 2 सच नंबर्स, देयर आर 2 सच नंबर्स। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है। अगर मैं 40, हमें एक नंबर मिला है 42, तो कहा था 42 के नंबर में जो डिजिट है उनको रिवर्स करके जो नंबर ऑब्टेन्ड होगा उन्हें जोड़ के 66 आना चाहिए, आ रहा है, और डिजिट का डिफरेंस 2 आना चाहिए, आ रहा है। इसके लिए भी चेक कर लेते हैं, 24 के लिए जो नंबर है उसके डिजिटों को रिवर्स करके जो सम आना चाहिए 66 आ रहा है, और डिजिट का डिफरेंस 2 आना चाहिए, आ रहा है, तो हमें वो नंबर मिल चुके हैं। वो दो नंबर कौन सा है, वो दो नंबर है 42 एंड 24। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इस लेक्चर में, इस चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जितने भी एग्जांपल दिए गए थे बुक में मैंने सारे सॉल्व करे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे कवर कर दूंगा।